हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम डाल लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है। तो बताएंगे प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। बताएंगे प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश। लिखेंगे प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है। प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। तो इसमें लिख देंगे प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर इसके लिखना चाहे तो बता सकते हैं प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वैद्युत चुम्बक प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है। तो नेक्स्ट अगर इसकी दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो अथवा करके दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं। लिख देंगे प्रकाश वह भौतिक साधन है, भौतिक साधन है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में, दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, मदद करता है परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देता है। मदद करता है परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है।
प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या होता है। तो बताएं कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है। दूसरी परिभाषा भी ऐसे बता सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण व विशेषताएं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण व विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण व विशेषताएं। प्रकाश के गुण व विशेषताएं। विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण व विशेषताएं। तो इसमें लिखेंगे देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे बता सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। और इसी प्रकार दूसरा बता सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं कि चिकने व पॉलिशदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है और समतल सतह पर तथा पृथककारी तलों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट हम लोग बता सकते हैं कि प्रकाश किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल लिए हैं प्रकाश के गुण व विशेषताएं। इसमें लिखेंगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण व विशेषताएं होती हैं। लिखेंगे देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के निम्नलिखित गुण व विशेषताएं होती हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। रेखा में प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और निर्वात में बताए हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो लिखेंगे प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल है कांच में वो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चिकने व पालीदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चिकने व पॉलीदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकने व पॉलीदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है। चिकनी व पालीदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं, प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम तथा बैंगनी रंग की तरंग। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य 7800 तो नेक्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये देखेंगे होती किसकी किसकी है, तो जैसे देखेंगे श्वेत प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, जैसे ROYGBIV। आर का मतलब होता है रेड, इसको हिंदी में लाल कहते हैं। ओ का मतलब होता है ऑरेंज, ऑरेंज को नारंगी कहते हैं। येलो का मतलब होता है पीला, पीला। ग्रीन का मतलब होता है हरा, ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला, BLUE, ब्लू मीन्स नीला। इंडिगो का मतलब होता है आसमानी, इंडिगो आसमानी। और वायलेट का मतलब होता है बैंगनी, बैंगनी। तो आर का मतलब होता है रेड, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, वाई का मतलब होता है पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, इंडिगो आसमानी, वायलेट बैंगनी। तो इसमें सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जो 3900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है रेड की, तो इसकी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम होती है, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को पुंज कहते हैं।
प्रकाश किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश और प्रकाश के गुण। प्रकाश वो क्या बताए हैं? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। और नेक्स्ट हम लोग दूसरी परिभाषा पढ़े थे कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो बताए थे प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, चिकने व पॉलीदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बता भी चुके हैं कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिलने से बना होता है? तो 7 रंगों के मिलने से बना होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो सबसे पहले रेड, दूसरा ऑरेंज, वाई ग्रीन, जी हरा, ब्लू नीला, इंडिगो आसमानी, वायलेट बैंगनी, इतने रंग पाए जाते हैं। और इनमें 3900 एंगस्ट्रॉम जो तरंगदैर्घ्य होती है वो रेड की होती है और जो सबसे नीचे पाया गया है उसकी बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। एक पेपर में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और उनकी शर्तें लिखिए, 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें क्या बताएंगे? इसमें पहले बना लेते हैं फिगर। और सतह को पॉलिश कर देते हैं। और यहाँ से कोई अभिलंब डाल देते हैं, यहाँ से कोई अभिलंब डाल देते हैं और उस अभिलंब का नाम रख देते हैं NB। और ये जो पॉलीदार तल है इसका नाम रख देते हैं X और फिर आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है, इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट, इसको रिफ्लेक्ट रे कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ये नॉर्मल है।
इसको अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल अभिलंब। इसका नाम रख देते हैं ए और इसका रख देते हैं बी। इसका नाम ए और ये बी और इसका नाम रख देते हैं सी। और जो अविलंब है और जो आपतित किरण उसके बीच जो कोण बनता है उसी को आई से लिखते हैं और उसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है और उसको आर से लिखते हैं। इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, आपतन कोण। इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। तो परिभाषा क्या बताएंगे? जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलीदार तल पर पड़ता है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर से देखेंगे, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलीदार तल पर पड़ता है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो लिखेंगे इसको, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलीदार तल पर पड़ता है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो हम लोग पढ़ लिए हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो बताएंगे, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलीदार तल पर पड़ता है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नेक्स्ट इसमें हम लोग लिख देंगे कि माना चित्र में एक्स एक्सिस एक चिकना व पॉलीदार तल है जिसमें ए बी आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है तथा एन बी अविलंब है। आपतित किरण ए बी और अविलंब एन बी के बीच बना कोण आपतन कोण आई है। तो अब लिख देंगे, माना चित्र में एक्स एक्सिस एक चिकना व पॉलीदार तल है। चिकना व पॉलीदार
क्या लिखे हैं? मानक चित्र में एक्स डैश एक चिकना व पालीदार तल है जिसमें ए बी आपतित किरण ए बी आपतित किरण बी सी परावर्तित किरण तथा एन बी अभिलंब है। एन बी अभिलंब है। लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई। आपतित किरण तथा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर है। परावर्तन कोण आर है। तो क्या लेते हैं? इसमें लिखे मानक चित्र में एक्स डैश एक चिकना व पालीदार तल है जिसमें ए बी आपतित किरण बी सी परावर्तित किरण तथा एन बी अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई। बी सी परावर्तित किरण और एन बी अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर है, जिसको हिंदी में इंसिडेंट एंगल इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इंग्लिश में रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं। इसे हिंदी में आपतन कोण और इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन की शर्तें। तो बताएंगे प्रकाश के परावर्तन की प्रमुख दो शर्तें होती, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इनकी प्रमुख दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरी, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकाश के परावर्तन की शर्तें। नेक्स्ट हेडिंग प्रकाश के परावर्तन की शर्तें डाल लेंगे हम लोग। प्रकाश के परावर्तन की शर्तें। प्रकाश के परावर्तन की शर्तें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकाश के परावर्तन की शर्तें। तो प्रकाश के परावर्तन की शर्तें बताएंगे। प्रमुख दो शर्तें होती हैं। प्रकाश के कंडीशंस ऑफ लाइट,
देंगे देयर आर टू मेन कंडीशन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या है, तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो NB है, ये तीनों एक ही तल में है। तो यही लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन तो बताएंगे जो आपतन कोण I है और सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। लिखेंगे आपतन कोण I आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R कोण R बराबर होते हैं। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहाँ I लिख देंगे। आपतन कोण I बराबर सदैव परावर्तन कोण R के, परावर्तन कोण R के। आपतन कोण I जो है वो सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण R के। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो हम लोग पढ़ लिए प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन की शर्तें पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन की शर्तें, प्रमुख दो शर्तें होती हैं। क्या बताएंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
दूसरी शर्त बताएंगे कि जो आपतन कोण है सीधे बराबर होता है परावर्तन कोण के। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण गोली इसका सेंटर है और सेंटर से इसकी रेडियस जो है वो आ रहा है। मान लेते हैं ओ बिंदु है, इसको मान लेते हैं ए बिंदु है। देखो तो गोलीय दर्पण की परिभाषा बताएंगे। यह एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक तल पर पॉलिश करके जिंक ऑक्साइड या सिल्वर क्लोराइड का लेप कर देते हैं और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या बताएंगे? यह एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक तल पर सिल्वर क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड का लेप कर देते हैं और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर इसके पढ़ेंगे इसके टाइप। तो इसके दो टाइप होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण और लिखेंगे इसमें यह एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक तल पर पॉलिश करके सिल्वर क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड का लेप कर देते हैं और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यह एक कांच का खोखला गोला होता है कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक तल पर पॉलिश करके जिंक ऑक्साइड या सिल्वर क्लोराइड का लेप कर देते हैं और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है।
दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहते हैं स्फेरिकल मिरर कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। तो क्या बताएं कि यह कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक तल पर पॉलिश करके जिंक ऑक्साइड या सिल्वर क्लोराइड का लेप कर देते हैं और जो दूसरा तल होता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। तो इसी को अगर दो पार्टों में काट दें, इसी को अगर दो भागों में काट दें, बेस से दो भाग बना दें, तो एक हो जाता है अवतल और दूसरा हो जाता है उत्तल। जिसमें अंदर की ओर पॉलिश होगी और प्रकाश का परावर्तन बाहरी तल से होगा, वो होगा उत्तल दर्पण। और जिसमें बाहर की ओर पॉलिश होगी और अंदर की ओर प्रकाश का परावर्तन होगा, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो इसमें लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। स्फेरिकल मिरर। तो बताएंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 types of spherical mirror. Spherical mirror। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दर्पण इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो पहली हेडिंग डालेंगे अब अवतल दर्पण। क्या बताया कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दूसरा उत्तल।
तो इसमें हेडिंग डालेंगे सर सबसे पहले अवतल दर्पण। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण। फर्स्ट अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर फिगर बना लेंगे। मान लेते हैं M1 है और इसको मान लेते हैं M2 है। M2 है, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं। और जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दबी हुई तल से होता है। तो लिखेंगे इसमें इसके उभरे हुए भाग पर, इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश करके सिल्वर क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, और दूसरे तल अर्थात दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। ये M1 सिरा मान लेते हैं और इसको M2 मान लेते हैं और इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं, और जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह उभरे हुए तल से होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश करके सिल्वर क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड का लेप कर देते हैं और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। तो लिखेंगे इसके दबे हुए भाग पर हुई भाग में पॉलिश करके
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, यह जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, लेप कर देते हैं और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उभरे हुए या कह सकते हैं दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। यह है पॉलीदार तल, और इसमें आंतरिक भाग पर पॉलीदार तल है। यह है अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण, अर्थात कॉन्वेक्स मिरर, और यह है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अगर हम बात करें कि उत्तल और अवतल दर्पण का प्रयोग होता कहाँ है, तो बताएंगे अवतल दर्पण का प्रयोग जैसे घरों में बाल खींचने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। और अगर सेकंड बात करें कि अवतल दर्पण का प्रयोग और कहाँ होता है, तो बता सकते हैं कि नाई के दुकान में बाल को काटने में प्रयोग किया जाता है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो बता सकते हैं कि दंत चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में होता है। और क्या बता सकते हैं कि जैसे उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो बताएंगे वाहनों में लगे जो दर्पण होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जैसे आगे बाइक चल रही हो, पीछे के प्रतिबिंब देखना है, पीछे से टकरा रही है तो उसका देखो दर्पण में छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है, तो वो होगा उत्तल दर्पण। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और किसी को कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।